तो हे एवरीवन, दिस इज पीयूष। आप सभी लोगों का क्यूबिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का पीयूष सर आज आप लोगों के लिए वापस से करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे सेशंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1 कि श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is the National Day of Sri Lanka celebrated? ऑप्शन ए 31st of January, ऑप्शन बी 2nd of February, ऑप्शन सी 1st February, ऑप्शन डी 4 फरवरी। तो बताइए सर कि कब जो श्रीलंका का नेशनल डे है वो मनाया जाता है। नेशनल डे क्या होता है सर? श्रीलंका का नेशनल डे मतलब ये इनका इंडिपेंडेंस डे है। क्या है इनका? इंडिपेंडेंस डे है। ये श्रीलंका का क्या है? इंडिपेंडेंस डे है। तो भाई साहब यही पूछ रहा है कि श्रीलंका के अंदर कब उनका नेशनल डे मनाया जाता है। तो 4 फरवरी का वो दिन होता है जब श्रीलंका के अंदर जो नेशनल डे है यानी उनका जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 1948 के अंदर ब्रिटिशर ने श्रीलंका को आजाद किया था और 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका क्या हुआ था? आजाद हुआ था और इंडिपेंडेंट हुआ था। तो नेशनल डे श्रीलंका का कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है? कौन सा चैंपियन ऑफ चेंज? चैंपियन ऑफ चेंज से सम्मानित किया है। Who has recently been honored with the Champions of Change Award for the outstanding humanitarian efforts? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी सोनू सूद एंड ऑप्शन डी इज अमिताभ बच्चन। तो आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भैया बताइए किसको चैंपियंस ऑफ चेंज का जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है? उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए ये वाला जो अवार्ड है वो दिया जाता है। उत्कृष्ट ह्यूमैनिटेरियन यानी आउटस्टैंडिंग ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए इसको क्या दिया जाता है? इससे सम्मानित किया जाता है। तो बताइए भाई साहब आपके भी नजर में होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली सोनू सूद, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि वो किस तरीके से गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे कितने सारे पेशेंट्स की उन्होंने हेल्प की है। तो बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स सोनू सूद सर के रहे हैं जिसके वजह से जो चेंज है सोसाइटी के अंदर, जो बदलाव है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक जो पॉजिटिव बदलाव है वो लाने में सफल हुए हैं। तो इस वजह से उनको चैंपियंस ऑफ चेंज जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। किस वजह से? उनके एक अच्छे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया? डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो किसको? प्रशांत कुमार जी जो 1990 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर है। 1990 बैच के क्या है? एक आईपीएस ऑफिसर है। इनको क्या बोला गया है? उनको डीजीपी बनाया गया है। तो बोल रहा है किस स्टेट का डीजीपी बना है? सर डीजीपी का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता दो। डीजीपी का मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कौन होते हैं सर और ये क्या काम करते हैं? ये बेसिकली आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। ये बेसिकली आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जो डीजीपी के पद पे जाते हैं। ठीक है सर, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पूरे स्टेट के अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं? ये पूरे स्टेट के अंदर पुलिस को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाते हैं कि आखिर किस गाइडलाइन के तहत जो स्टेट की पुलिस है वो काम करेगी। और भी बहुत सारे इनके काम होते हैं। तो डीजीपी सर जो होते हैं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो बेसिकली बोल सकते हो कि हेड होते हैं पुलिस पूरे डिपार्टमेंट के। उस पर्टिकुलर स्टेट के हेड होते हैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के। तो बताइए भाई साहब जो प्रशांत कुमार हैं
उनको किस स्टेट का डीजीपी बनाया गया है? तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी बने हैं वो बने हैं प्रशांत कुमार, जो 1990 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में सरकार ने फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज reduced the import duty on phone parts from 15% to how much? Option A 12%, option B 7%, option C is 10% and option D is 11%. थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। मान लो ये इंडिया है, आप सभी लोगों को पता है मैं इंडिया ऐसे ही बनाता हूं। मान लो ये क्या है, हमारा इंडिया है, ठीक है सर, ये क्या है, इंडिया है। अब बाकी किसी देश से कुछ भी सामान अगर हमारे देश के अंदर आएगा, कुछ भी चीज अगर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो इस सामान के ऊपर गवर्नमेंट लगा देती है क्या, टैक्स लगाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी विदेश से, किसी फॉरेन कंट्री से कोई सामान अगर हमारे देश में आएगा तो उसके ऊपर एक एक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है कि अच्छा ठीक है, आप ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको यहां पर लेकर के आ रहे हो तो आप इतना टैक्स भी दोगे। तो वो बोल रहा है कि अगर फोन के कोई पार्ट्स हैं, यानी जो हमारा फोन होता है, जो हमारा मोबाइल फोन है, अगर उसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि उसकी स्क्रीन हो गई, बैटरी हो गया, अगर ये सारे सामान लेकर के इंडिया में आप आओगे तो क्या होगा, सामान लेकर के आओगे तो गवर्नमेंट बोलेगी क्या, भाई साहब आप ये जो सामान लेकर के आए उसके ऊपर मुझे क्या दो, टैक्स दो। उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से जानते हैं, यानी इंपोर्ट टैक्स भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि दुनिया के अंदर जो इंडिया है वो एक फोन का हब बने, मैन्युफैक्चरिंग हब बने। कौन बने, इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। इसको लेकर के गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी ये है कि आपको जो इंपोर्ट ड्यूटी हम लगा रहे थे 15% का, उसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है सर, आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से कैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये तो समझ नहीं आ रही है। अब अगर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जा रहा है तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो असेंबल करेंगी एक्चुअली आ करके इंडिया के अंदर, वो इंडिया आना चाहेंगी दूसरे देश जाने के बजाय। क्यों, क्योंकि यहां पर उनको टैक्स क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आएगी, इंडिया के अंदर जो लेबर वगैरह है वो काफी चीप उनको मिल जाएंगे, तो सेकेंडरी बात हो गई। बट मेनली जो इंपोर्ट ड्यूटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि इंडिया ने 15% की जो इंपोर्ट ड्यूटी थी फोन के ऊपर, उसको कम करके कितना कर दिया। तो इंडिया ने क्या किया है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने जो इंपोर्ट ड्यूटी 15% की थी उसको घटा करके क्या किया है, 10% पर ले आया है। अरे बोलो यार, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहां होगा। बीच साइड स्टार्टअप का मतलब क्या होता है सर, अभी बात करेंगे। बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, स्टार्टअप फेस्ट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहां होगा। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट बी organized recently? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मैंगलुरु, ऑप्शन सी कोची एंड ऑप्शन डी इज चेन्नई। तो देखो ध्यान से सुनना, जो मैंगलुरु है उसके अंदर इंडिया ने एक फेस्ट कराया। कौन सा फेस्ट था भैया, वो बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट। स्टार्टअप फेस्ट, स्टार्टअप फेस्ट क्या होता है, जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको एक प्रॉपरली रन कराने के लिए कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है सर, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब ये जो कैपिटल है वो कहां से आ सकता है, पहला जो कंपनी स्टार्ट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट खुद उसमें कर दे, यानी जितना पैसा उसके पास अकाउंट में है, उसके घर में जितना पैसा है वो सारा इन्वेस्टमेंट वो ले जाकर के इस स्टार्टअप के अंदर कर दे। पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक स्टार्टअप जाए और बोले कि सर आप हमको इतना रुपए दो, हमारा जब रेवेन्यू होगा तो इतने % आपको हम देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर्स ढूंढना। इन्वेस्टर्स को ढूंढना, और ये इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उस स्टार्टअप के अंदर क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं।
अब जो कैपिटल यहां से आएगा आप उसको क्या करोगे, स्टार्टअप को ग्रो करने में, स्टार्टअप को और अच्छा बनाने में, एक अच्छी कंपनी बनाने में आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ कुछ फेस्ट होते हैं जो इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर कराती है, गवर्नमेंट कराती है, कुछ प्राइवेट लोग भी कराते हैं। जैसे आप सभी लोगों को शार्क टैंक के बारे में पता होगा, बहुत फेमस हो रहा है। शार्क टैंक बेसिकली क्या है, यहां पर जो भी कंपनीज है वो आते हैं, 5 इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, उनके सामने अपने आइडियाज को पिच करते हैं और उसके बदले वो एक अपनी बात रखते हैं कि आप मेरे को इतना रुपए दो, इतना % शेयर आपको हम देंगे। वहां पे कुछ बार्गेनिंग भी होती है, यानी कुछ कम बेसी ऐसा करने की भी बात चलती है। बट एट द एंड ये होता क्या है, ओवरऑल ये एक तरीके का शो है बेसिकली शार्क टैंक। उसी तरीके से फेस्ट भी होता है कि जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उस फेस्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर आकर के जो भी स्टार्टअप है पर्टिकुलर उस रीजन के, वहाँ पर क्या करते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे IITs वगैरह के अंदर तो इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट, जैसे IIT में या फिर कोई एक अच्छे अगर प्रेस्टिजियस आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर क्या बोलता है कि अगर आप कॉलेज के बंदे हो और आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट किए हो तो हम आपको फाइनेंशियल हेल्प देंगे। फाइनेंशियल क्या देंगे, हेल्प देंगे। साथ ही साथ सिर्फ पैसा ही नहीं देंगे आपको। अच्छा, ये पैसा उनको तनख्वाह के तौर पे नहीं, वो कंपनी के अंदर यूज करने के लिए दिया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, इसके साथ साथ वो एक अच्छा ऑफिस भी प्रोवाइड करता है जो कॉलेज वगैरह होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो फेस्ट वगैरह है ये ऑर्गेनाइज होता रहता है। तो जो हमारा बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है वो अभी मैंगलुरु के अंदर हुआ था। आई होप आपको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया, द स्टेटस बेसिकली स्टेट नहीं है, ये स्टेटस है, ये गलत लिखा हुआ है, स्टेटस। हाल ही में किसने द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया। देखो, ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अमित शाह एंड ऑप्शन डी इज अनुराग ठाकुर। अब क्या होता है सर, ये स्नो लेपर्ड बेसिकली एक लेपर्ड की प्रजाति होती है जो पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है सर। अब 1970 के अंदर इनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया था। इंडेंजर्ड क्या होता है सर, जो एक्सटिंक्ट जस्ट होने वाले हैं, जस्ट जिनकी संख्या वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, उनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला जाता है। तो जो स्नो लेपर्ड है इंडिया के, वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया था 1970 के ऊपर। उसी को लेकर के अभी बेसिकली एक हो रहा था कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर एक रिपोर्ट जारी किया गया। वही पूछ रहा है किसने किया, कैसी रिपोर्ट थी, किसके ऊपर थी, कि स्नो लेपर्ड की इंडिया के अंदर जो स्टेटस है वो क्या है, यानी कि क्या ये इंडेंजर्ड कैटेगरी से बाहर आए, नहीं आए, खत्म होने वाले हैं, क्या होने वाला है, बेसिकली उनकी रिपोर्ट दी गई। तो इसको दिया गया था किसके द्वारा, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। भूपेंद्र यादव जी ने क्या किया है, इसी स्टेटस को बताया है। ये कहां पर किया है, ये उन्होंने दिल्ली में किया है, जहां पर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड होता है वहां पर किया है। ठीक है, मतलब वहां पे मीटिंग चल रही थी, उसी के अंदर उन्होंने इस रिपोर्ट को क्या किया है, पब्लिश किया। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहां आयोजित किया जाएगा, वेयर विल द 37th सूरज कुंड क्राफ्ट्स फेयर बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी फरीदाबाद एंड ऑप्शन डी इज बेंगलुरु। अब देखो, हमने कई बार बात किया है आपसे कि ये जो फेयर्स होते हैं, ये जो मेले लगाए जाते हैं, किस वजह से होता है, जो फेस्टिवल्स होते हैं किस वजह से होता है। कई बार मैंने डिस्कस किया, आप पीछे जाकर के सेशन में देखना भी, बट आज हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है, ये फेयर कहां पर हो रहा है, फरीदाबाद के अंदर हो रहा है। फरीदाबाद के अंदर सर हो रहा है, ओके। फरीदाबाद के अंदर जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ही क्या किया है, इसको इनॉग्रेट करने की बात की है बेसिकली, कि स्टार्ट करेंगे इसको, जो ये हमारा मेला है। वो हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, 37th सूरज कुंड को इनॉग्रेट उन्होंने किया है, जो इंटरनेशनल एक फेयर होता है, मेला होता है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है,
who has recently been declared by the Indian Navy as the year of naval citizen. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल ये रहा है कि जो हमारे नेवी के लोग हैं, नेवी के जो लोग हैं, उनके लिए कौन सा साल घोषित कर दिया गया है? कौन सा साल घोषित किया गया है कि भाई ये वाला साल किसको डेडिकेटेड है? ईयर ऑफ नेवल सिटीजन्स, यानी जो नेवी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको समर्पित किया जाता है। तो वो ईयर है 2024। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? हाल ही में उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल पहल का अनावरण किया गया है। क्या है सर? उगलई थेड़ी उनगल ओरिल नाम की एक जो पहल है, जो एक बेसिकली इनिशिएटिव है, उसको स्टार्ट किया गया, उसका अनावरण किया गया है। कहां पर किया गया है? वही सवाल है कि बताइए ये जो पहल की गई है, ये जो अनावरण किया गया है, वो कहां पर होगा? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी इज तेलंगाना। तो ये जो पहल है वो तमिलनाडु में किया गया है। क्या है ये उंगलई थेड़ी एंड अनगल ओरिल? इसके बारे में आओ थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे पहले के टाइम पे तुमको पता होगा, नहीं पहले के टाइम पे नहीं, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो कोई हमारे डीएम है, क्या, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कभी आपने अपने यहाँ के जो कलेक्टर साहब है उनको देखा है? नहीं देखा है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट करते हो? आप क्या करते हो? आप ज्यादा से ज्यादा क्या एप्लीकेशन लिखते हो या फिर आप प्रॉब्लम को छोड़ ही देते हो, कुछ नहीं करते हो? तो इसी को सॉल्व करने के लिए कि लोगों की प्रॉब्लम को एक्चुअली सुना जाए, लोगों की प्रॉब्लम को एक्चुअली क्या किया जाए? सुना जाए, उसको लेकर के ही इस पहल को स्टार्ट किया गया है। क्या बोला गया है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जितने भी कलेक्टर साहब हैं, वो महीने में एक दिन राउंड पर जाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड रह जा रही हैं उससे टैकल किया जा सके, लोगों की एक्चुअली प्रॉब्लम को समझा जा सके और उनका सल्यूशन दिया जा सके। इसको लेकर के ही इस पहल को स्टार्ट किया गया है। कौन सा है पहल? उंगलई थेड़ी अनगल ओरिल नाम का। तो ये कहां पर स्टार्ट किया गया है? ये तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट किया गया है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। हाल ही में एशियाई क्रिकेटर परिषद, क्या है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष जो है, उसको किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the president of Asian Cricket Council? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी जय शाह, ऑप्शन सी रोजर बिन्नी एंड ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। तो हम सभी लोगों को पता है कि जो जय शाह है वो पिछले 2 बार से प्रेसिडेंट रह चुके हैं। किसके भैया? किसके अध्यक्ष रह चुके हैं भाई साहब? ये एशिया क्रिकेट काउंसिल के, एशिया क्रिकेट काउंसिल के क्या रह चुके हैं? ये अध्यक्ष रह चुके हैं और तीसरी बार वापस से इनको ही क्या किया गया है? चुन लिया गया है। तो जय शाह ही है जो इस साल भी, जो अगला साल आने वाला है उसमें भी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? रिसेंटली विच मिनिस्टर has been allocated the maximum budget in the interim budget 2024? रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। तो पूछ कौन सा रहा है कि जो भी हमें अभी हमारा बजट आया है ना, उसमें से जो सबसे बड़ा चंक है पैसे का वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री को। किसको दिया गया है? डिफेंस मिनिस्ट्री को। तकरीबन 13% जो इंडिया का रेवेन्यू है उसको कहां पर इंडिया की गवर्नमेंट लगाने वाली है? डिफेंस में लगाने वाली है। और ये पैसा किसको दिया गया है? डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है कि आप इस पैसे को क्या करिए? यूटिलाइज करिए, ताकि हमारी जो फोर्सेज हैं, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी आर्मी है, उसको स्ट्रांग से स्ट्रांग बनाया जा सके। अरे बोलो यार, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां विकसित होगा? वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट आईआईटी सैटेलाइट कैंपस बी डेवलप्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी उज्जैन एंड ऑप्शन डी इज चेन्नई। हम सभी लोगों को पता है उज्जैन के अंदर क्या है? आईआईटी इंदौर।
आईआईटी इंदौर में बेसिकली हम सभी लोगों को पता तो है ना कि आईआईटी क्या होता है। आईआईटी बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। इसके अंदर जनरली जो है वो बीटेक कराया जाता है, जनरली मैं बता रहा हूँ, बच्चे ज़्यादा फेमस बीटेक के लिए होते हैं। तो इसके अंदर एक जो आईआईटी का जो आईआईटी सैटेलाइट कैंपस है उसको बनवाया जा रहा है ताकि और अच्छे तरीके से रिसर्च किया जा सके और अच्छे हाईटेक टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट लेकर के आया गया है, ताकि जो सैटेलाइट कैंपस है, जो आईआईटी का जो ये आईआईटी इंदौर का ये जो कैंपस बनने वाला है, ये और ज़्यादा हाईटेक एडवांस, ताकि यहाँ पर लोग आकर के बड़ी बड़ी रिसर्च भी कर सके। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने? हु हैज रिसेंटली बिकम द मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? निरंजन कुमार, अजय नारायण, स्वदेश मित्तल, अतुल गर्ग। तो सरकार ने पूर्व व्यय सचिव अजय नारायण झा, पूर्व विशेष सचिव एनजी जॉर्ज मैथ्यू और अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक निरंजन राजाध्यक्ष को 16वें वित्त आयोग के 3 पूर्णकालीन सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? अजय नारायण जी को। तो अजय नारायण जी को फाइनेंस जो कमीशन है उसके 16th मेंबर के बाद द मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस मिनिस्टर को बनाया गया। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 14 की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? हाल ही में भारतीय सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए सूरत का एयरपोर्ट, ऑप्शन बी डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, ऑप्शन सी जोरहाट हवाई अड्डा और ऑप्शन डी इज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। हम सभी लोगों को पता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तो ऑलरेडी क्या है? हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो सूरत एयरपोर्ट जो हमारा कहां पे है? गुजरात के अंदर है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, फैक्चुअल सी बात है, ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी क्वेश्चन आज के दिन का हमारा। हाल ही में चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? रिसेंटली चंपई सोरेन हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अभी हम सभी लोगों को पता है कि ईडी पीछे पड़ी हुई है किसके? जो हमारे सीएम साहब थे, कहाँ के? झारखंड के, उनके पीछे पड़ी हुई थी। अब क्या रीजन था, क्या बात थी, वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ध्यान देने वाली बात है कि वहां के जो सीएम साहब है वो बदल गए हैं और अब कौन बन गए हैं? चंपई सोरेन साहब। कहाँ के बने हैं भाई साहब? झारखंड के बने हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में सारे क्वेश्चन इजीली आए होंगे। आई होप आप सभी लोग इन सेशंस को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी लोग, बहुत हम लोग खुश हैं कि आप सभी लोग इस तरीके से हम लोगों को प्यार दे रहे हैं। और हमारा टारगेट अगला है 1000 सब्सक्राइबर का। तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब करिए। यार वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट करके बता दो और क्या तुम लोगों को चाहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान देते रहिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।